गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पेपर कोड है MCP 203। पेपर नेम इंक्लूसिव एजुकेशन। टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006। खुशनुमा बानो एमएड सेकंड सेमेस्टर, इनका ये टॉपिक है। इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCP 2005 स्टैंड एज अ लैंडमार्क इन इंडिया एजुकेशनल फ्रेमवर्क जर्नी रिफॉर्म जर्नी पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT. It is the fourth in series of curriculum framework after 190, 75, 190, 88 and 2000. The 2005 versions reflect a paradigm shift in India approach to school education, advocating for learner-centered pedagogy, constructive approaches and inclusive education. It seeks to democratize knowledge, challenges rote learning and promote critical thinking. राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की अगर हम बात करें तो 2005 में ये भारत की शैक्षिक सुधार यात्रा का एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, जो एक तरह से देखा जाए इस श्रृंखला का ये चौथा संस्करण है, जिसमें 1975, 1988 और 2000 बाद के बाद ये पाठ्यक्रम रूपरेखा में शामिल किया गया था। 2005 का जो संस्करण है भारत की स्कूली शिक्षा के दृष्टिकोण में ये बदलाव को दर्शाता है, जो शिक्षार्थी केंद्रित यानी विद्यार्थी चाइल्ड सेंटर्ड और पेडागोजी रचनावादी दृष्टिकोण और समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, जिसका उद्देश्य है ज्ञान को बढ़ावा देना, जो घृणनशील शिक्षण चुनौतियां हैं उन जो पद्धतियां उन्हें चुनौतियां देना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2005, यानी इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF 2005, इसके क्या उद्देश्य है, इस स्लाइड में बात की गई है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू शिफ्ट लर्निंग फॉर रोट मेथड टू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग, यानी जो परंपरागत पद्धति थी, वो जो रटन विद्या पद्धति थी, उस मेथड को चेंज करके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग पद्धति की तरफ ले जाने की इसमें बात की गई। तो इंटीग्रेट लर्निंग विद लाइफ आउटसाइड स्कूल, जो यानी कि इसमें ज्ञान को वास्तविकता यानी जीवन के साथ जोड़ करके सिखाने की बात की गई है। टू इनरिच द करिकुलम टू मेक इट लेस टेक्स्ट बुक सेंट्रीज, यानी कि पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना है, जिससे ये सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह जाए, बल्कि ये चाइल्ड सेंटर्ड ज़्यादा इस पर फोकस किया जा सके। टू मेक असेसमेंट मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ, फोर्थ पॉइंट है, इसमें मूल्यांकन को अधिक लचीला और जो कक्षा का जो जीवन है, क्लास रूम का जो इन्वायरमेंट है या लाइफ है, उसके साथ एकीकृत करने की बात इसमें की गई थी। और पांचवा है द नेचर एंड ओवर रीचिंग वैल्यू ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इसमें लोकतांत्रिक नागरिकता के व्यापक मूल्यों को पोषित करने की बात की गई है। फिर 6 पॉइंट में बताया टू प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूसिव स्पेशली फॉर मार्जिनलाइजेशन ग्रुप, यानी कि समानता और समावेशन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से उन जो बच्चे जो पिछड़े वर्ग समूह के हैं या दिव्यांग बच्चे हैं,
दिव्यांग और जो पिछड़े वंचित वर्ग समूह के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबको विशेष उन सबको समावेशन और मतलब शिक्षा में शामिल करने की बात की गई है एनसीएफ 2005 में। फिर हम आते हैं गाइडिंग एंड प्रिंसिपल्स, यानी इस एनसीएफ 2005 के जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, उस पर थोड़ा इस स्लाइड में चर्चा किया गया है कि एनसीएफ 2005 वाज guided by 5 key principles derived from National Policy of Education 1986, 1992 and Society Change। इसमें एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख सिद्धांतों द्वारा यह निर्देशित था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 में आई थी, और सामाजिक परिवर्तनों के साथ जो मतलब कुछ लक्ष्य प्राप्त हुए थे उन सबको इसमें शामिल किया गया था। जिसमें पहला पॉइंट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि बच्चे को न सिर्फ विद्यालय ज्ञान से जोड़ना बल्कि उनको बाहरी जो यानी कि समाज, परिवार, वास्तविकता, इन्वायरमेंट की जो नॉलेज है उससे भी जोड़ करके उनके ज्ञान को बढ़ावा देना। इंश्योरिंग लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, जो रटन विद्या थी उसे मतलब उस पर कम फोकस किया जाए, बल्कि बच्चे को इस पर फोकस किया जाए बच्चा स्वयं सीख सके, यानी लर्निंग बाय डूइंग पद्धति पर काम किया जा सके। नंबर 3 है इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा से हटा करके बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ उसे बढ़ाया जा सके, यानी ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए ताकि पाठ्य पुस्तकों से वो आगे उसे बढ़ाया जा सके। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, जो परीक्षाएं होती हैं क्लासरूम की, कक्षा कक्ष जीवन की जो परीक्षाएं होती हैं उसे अधिक लचीला और सुटेबल बनाया जा सके, एकीकृत किया जा सके। नर्चरिंग द अनआइडेंटिटी फॉर्मेड बाई कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी, यानी लोकतांत्रिक राजनीति के जो भीतर देखा जाए से संबंधित जिन चिंताओं से इंफॉर्मेशन से प्रेरित करके बच्चों को अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। फिर अगला है की फोकस एरिया, यानी कुछ प्रमुख एरियाज हैं जिसमें एनसीएफ 2005 में फोकस किया गया था। जिसमें पहला करिकुलम रिफॉर्म, यानी पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो पहला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा डेवलपमेंट क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी विकासात्मक रचनात्मक सोच का विकास करना। और अगला पॉइंट है होलिस्टिक एजुकेशन, यानी समग्र शिक्षा। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, यानी अंतर विषय शिक्षण पर अधिक जोर देना। फोकस ऑन लोकल कंटेक्स्ट एंड कल्चरल सेंसिटिव कंटेंट, स्थानीय जो ज्ञान है विषय बिंदु है, और जो सांस्कृतिक विषय बिंदु है, जो सांस्कृतिक सांवेदिक विषय बिंदु है उस पर फोकस किया जाए, उसे केंद्र में रखकर बच्चे को शिक्षा दी जाए। एम्फेसिस ऑन मदर टंग्स एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल, इसका कहने मतलब है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, इस पे विशेष जोर दिया गया। फिर है करिकुलम रिफॉर्म इन साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, जो करिकुलम यानी कि साइंस, मैथ और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित जो करिकुलम है उनकी भाषा उस पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, उसे लचीला और सहज बनाया जाए। फिर दूसरा अगला है पेडागोजिकल शिफ्ट, यानी कि शैक्षणिक जो बदलाव। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड नंबर पेडागोजिकल शिफ्ट, एडवोकेट फॉर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी वेयर चिल्ड्रन
एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी रचनावादी शिक्षा शास्त्र के जो पक्षधर हैं वो उनका ऐसे माहौल का निर्माण करना कि जहां बच्चे सक्रिय रूप से स्वयं के ज्ञान का निर्माण कर सकें। एम्फेसिस ऑन ग्रुप एक्टिविटीज, एक्सपीरियंटल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समूह गतिविधियाँ एक्टिविटी का आयोजन कराना, और जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है यानी अनुभवात्मक जो शिक्षण है उसका आयोजन करना, समस्या समाधान एक्टिविटी का मतलब प्रोग्राम से टास्क देना, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच पर फोकस करना। यानी ऐसा माहौल क्लासरूम या क्लास के बाहर ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चा इन सारे पॉइंट्स पे मतलब फोकस किया जाए, इससे वो बच्चा बेहतर शिक्षण प्राप्त कर सके, बेहतर नॉलेज प्राप्त कर सके। फिर अगला है एग्जामिनेशन रिफॉर्म, यानी जो परीक्षा संबंधित सुधार की भी बात इसमें की गई थी। इसमें शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसने समेटिव यानी कि रचनात्मक योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बदलाव की बात की गई, नहीं सतत व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। फोकस ऑन कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE, लेस बर्डन ऑफ हाई स्टेक बोर्ड एग्जाम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसमें बात की गई थी, जो उच्च स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के बोझ को कम कर सके। फिर अगला फोर्थ पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, फोकस ऑन एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब्स, ST, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी इसमें अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और लड़कियों और विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई थी। सेंसिटिव टू जेंडर, लैंग्वेज, रूरल अर्बन डिवाइडेड, यानी कि लिंग और भाषा, शहरी और ग्रामीण के आधार पर जो भेदभाव या विभाजन के प्रति यानी भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता की बात की गई, नहीं कि उन सबको सभी को एक साथ ले करके शिक्षा की जो समावेशी शिक्षा की विचारधारा उभरती विचारधारा है, इस पर फोकस करने की इस फ्रेमवर्क में बात किया गया था। फिर अगला है स्ट्रक्चर ऑफ NCF 2005 2005 डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो इस दस्तावेज की जो संरचना है उसमें कुछ मतलब कुछ मेजर एरियाएं हैं जिसमें उसे बांटा गया है, जिसमें पहला है पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य, फिलोसफिकल एंड थ्योरिकल फाउंडेशन, इसमें दार्शनिक और सैद्धांतिक जो विचारधाराएं थी उनका आधार लेकर के करिकुलम का निर्माण, शैक्षणिक गतिविधियों का मतलब निर्वहन की बात की गई। लर्निंग एंड नॉलेज यानी ज्ञान और सीखना, तो इसमें कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी एंड ऑफ लर्निंग यानी रचनावादी अधिगम की बात की, रचनावादी जो सिद्धांत हैं उस पर फोकस किया गया था। फिर अगला है करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, यानी कि जो पाठ्यक्रम क्षेत्र है या स्कूल एरिया है उसमें मूल्यांकन की जो सिफारिशें की गई थी उस पर फोकस किया गया है। स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव एक्टिविटी बेस्ड इन्वायरमेंट, यानी इसमें स्कूल और कक्षा का वातावरण पे भी बात किया गया है कि नहीं ऐसा वातावरण, समावेशी वातावरण और गतिविधि आधारित वातावरण का निर्माण करने की बात की गई। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स यानी प्रणालीगत जो सुधार है उस पर भी बात की गई है इसमें NCF 2005 में। इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज नीडेड, यानी संस्थागत और रचनावादी जो परिवर्तन है उसकी आवश्यकता पर फोकस किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005 इन इंक्लूसिव एजुकेशन, NCF 2005 की समावेशी शिक्षा में इसके प्रिंसिपल्स पर बात की गई। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, इसमें ये कहा गया है कि बिना बोझ की सीखना,
यानी ये सिद्धांत जो है कहता है शिक्षा से जुड़े हुए जो तनाव है या दबाव है उसको कम करने की वकालत इसमें की है। इसने ये बताया है कि ऐसे पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करना जो आकर्षक हो, प्रासंगिक हो और छात्रों को अत्यधिक रुचिकर हो, जो बिना भय के, बिना किसी अवरोध के अपनी गति से सीखने में उन्हें मदद करे, उन्हें सुविधाजनक बनाएं। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, जिसमें समझ और उपयोग की अनुप्रयोग की बात की गई है। यानी बार बार याद करने की अपेक्षा रटन विद्या को ख़त्म करके कंप्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस किया गया है, जिससे बच्चा स्वयं लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से स्वयं सीख सके और अपनी समझ को बढ़ा सके। तीसरा है कनेक्टिव नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द सिलेबस, यानी कि ज्ञान को पाठ्यक्रम से बाहर ले जाकर जीवन से जोड़ना, यानी वास्तविकता से या उनके जीवन से जोड़ करके वास्तविक ज्ञान से जोड़ करके पाठ्यक्रम का निर्माण करने की बात की गई। यानी कि जो भी बच्चे को सिखाया, जो वास्तविक दुनिया के अनुभवों को एकीकरण करके यानी एकत्र करके एक उदाहरणों के माध्यम से उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए। इनरीचिंग करिकुलम, यानी जो समृद्ध पाठ्यक्रम की इसमें नंबर 4 में बात की गई है। छात्रों की डिफरेंट जो उनके इंटरेस्ट हैं, रुचियाँ हैं, उनको ध्यान में रख करके, उनकी क्षमता को ध्यान में रख करके सभी स्टूडेंट को विविध विषय गतिविधियों और शिक्षण विधियों को शामिल करके उन्हें शिक्षित करना, उन्हें ज्ञान प्रदान करना, जिससे उनकी जो शिक्षार्थी की जो स्टूडेंट की जो डाइवर्सिटी है उससे कवर किया जाए और सहज सुलभ और इंटरेस्टिंग वातावरण का निर्माण किया जा सके। नंबर 5 है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। इसमें परीक्षा को अधिक लचीला बनाने की बात की गई थी, जो अधिक अनुकूली मूल्यांकन प्रणाली जो विभिन्न शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को समायोजित करती है। यह रचनात्मक आकलन और वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों को प्रोत्साहित करता है, जो सिर्फ शैक्षणिक प्रदर्शन के बजाय छात्र के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 6 है डेमोग्राफिक एजुकेशन, यानी जनसांख्यिकी से संबंधित शिक्षा। यह सिद्धांत विविधता को मान्यता देता है, जो इसका उद्देश्य है छात्र के विभिन्न जो बैकग्राउंडों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी वातावरण का निर्माण करना, जिसमें उनकी डाइवर्स लर्निंग, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, उन सब का सम्मान किया जा सके, उन्हें महत्व दिया जा सके। यह एक ऐसी शिक्षा को बढ़ावा करता है जो हाशिए पर नहीं, एक ऐसे समुदाय जो समाज से या वंचित वर्ग से, जिसमें रंग रूप जाति भाषा और शारीरिक डाइवर्सिटी, यानी जैसे गामक क्षमता, सुनने में अक्षम, देखने में अक्षम या समझने में अक्षम, लर्निंग अधिगम, ऐसे बालकों को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। फिर आगे हम आते हैं इसमें इसका निष्कर्ष है NCF 2005 का। तो देखा जाए तो एक ऐसा दूरदर्शी ये दस्तावेज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो भारतीय शिक्षा के संपूर्ण लक्ष्य, विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र को परिभाषित किया है, जिसमें रटन विद्या को पर फोकस ना करके समझ औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास किया है। इसमें देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक के स्थान पर बच्चों के अनुकूल वातावरण, समावेशी वातावरण बनाने पर बल दिया गया है। यद्यपि अगर देखा जाए इसका पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी एक तरह से एक चुनौती है, फिर भी इस रूपरेखा ने, इस फ्रेमवर्क ने पूरे भारत में वर्तमान और भविष्य की जो शैक्षिक सुधारों के लिए एक मजबूत बौद्धिक आधार तैयार किया है। इसी में दूसरा भी पॉइंट ऐड है, यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 को भी ऐड किया गया है। तो थोड़ा सा इस पर भी हम संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका पहले तो परिचय है।
इसका परिचय है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड इम्प्लिसिटी माइंडेड and inclusive society for all, including person with disability. In the recent area, there have been vast and positive change in the perception of society towards person with disabilities. It has been realized that majority of person with disabilities can lead a better equality of life if they have equal opportunities and effective access to rehabilitation measures. यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि भारत के संविधान में अगर बात करें तो सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा का मतलब अधिकार है। यह जो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सारी चीज़ें सभी को बराबर प्राप्त हो सके। यानी इसमें विकलांग, अगर दिव्यांग व्यक्तियों की हम बात करें तो उनको भी एक समावेशी समाज का भी प्रावधान इसमें किया गया है। हाल के वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में एक व्यापक रूप से पॉजिटिव मतलब दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यह महसूस भी किया गया है कि यदि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर और पुनर्वास प्राप्त हो तो वे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, वो भी अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और इसमें जनगणना अगर की बात करें 2001 जनगणना की बात करें तो भारत में 2.19 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.13% हैं। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, गति, मानसिक और विकलांगता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 49% विकलांग जनसंख्या साक्षर है। केवल 34% दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, जिसमें पहले चिकित्सा, मेडिकल थेरेपी पर, मेडिकल रिहेबिलिटेशन पर फोकस किया जाता था, लेकिन अब इसका स्थान सामाजिक सोशल रिहेबिलिटेशन ने ले लिया है। क्योंकि विकलांग व्यक्तियों को की क्षमताओं के अगर हम पर फोकस करें और उनकी क्षमताओं को आधार मानकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में अगर हम लाने की बात करें तो वो भी एक समान जनजीवन जी सकते हैं। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 कॉन्स्टिट्यूशन पारित किए हैं, 3 कानून बनाए हैं, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई है, यानी कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की बात की गई है इसमें। फिर दूसरा इसमें है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 हैज प्रोविजंस फॉर लीगल गार्जियनशिप of the four categories and certains of enabling environment for as much independent living as possible। यानी ऑटिज्म में सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता व बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 में 4 श्रेणियों के व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण यथासंभव जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन का प्रावधान किया गया है। फिर आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर फॉर प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन सर्विस। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 पुनर्वास से संबंधित सेवाओं प्रदान करने के लिए जनशक्ति के विकास से ही ये भी संबंधित है। फिर आगे नेक्स्ट है स्लाइड में है, इन एडिशन ऑफ टू द लीगल फ्रेमवर्क एक्सटेंसिव इंस्ट्रक्शन हैज बीन डेवलप्ड the following 7 national institute
are working for development of manpower in different area normally, जिसमें इन्होंने देखा जाए तो कुछ संस्थाओं के नाम इसमें बताए गए हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं, जिसमें पहला है इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप सिकंदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेयरिंग हैंडीकैप मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज चेन्नई। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं जिसमें अलग अलग दिव्यांगता के क्षेत्र में सारी संस्थाएं अपना अपना भूमिका निभाती हैं। There are 5 composite rehabilitation center for regional rehabilitation centers and 120 district disability rehabilitation centers DDRC, providing various kinds of rehabilitation service to persons. National Handicap and Finance Development Corporation NDFC and NHFDC has been providing loans and concessional terms for undertaking self-employment ventures by the person with disability through state channelized एजेंसी। इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्रीय स्तर पर रीजनल सेंटर हैं कुछ, और कुछ DDRC ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ 120 सेंटर्स हैं जो विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी से संबंधित एरियाओं में क्षेत्रों में अपना काम मतलब रिहेबिलिटेशन से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और NHFDC एक ऐसी संस्था है जो ऐसे यानी दिव्यांगता के क्षेत्र में पढ़ाई व्यक्तियों को रोजगार के लिए उनके एजुकेशन के लिए रियायती शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा अगला है अब नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट यानी राष्ट्रीय नीति वक्तव्य। तो द नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर valuable human resource for the countries and seek to create an environment that provides them equal opportunities, protection and of their rights and full participation in society. The focus of the policy shall be on the following. First, prevention ऑफ डिसेबिलिटीज यानी विकलांगता की रोकथाम। देखा जाए तो इसमें मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स संसाधन है उनका और ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करने की बात की गई जिससे दिव्यांगता से ग्रसित जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान की जाए। तो ये जो नीति बनाई गई उसमें पहले देखा जाए जो फोकस किया गया है वो प्रिवेंशन यानी दिव्यांगता की रोकथाम पर बात की गई है। चूँकि अधिकांशतः मतलब मामलों में देखा जाए तो कुछ अधिकांशतः मामलों में दिव्यांगता को रोका जा सकता है, इसलिए विकलांगता की रोकथाम पर अधिक बल दिया गया है। यानी विकलांगता के कारण जो बनने वाले रीजन्स यानी जिन रोगों या जिन वजहों से विकलांगता का जन्म हो रहा है उनके रोकथाम के लिए कार्यक्रम गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद यानी जन्म के बाद विकलांगता की रोकथाम से संबंधित उपायों के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात की गई है। ऐसे कार्यक्रमों को तीव्र गति से विस्तारित करने की बात की गई है ताकि डिसेबिलिटी को बढ़ने से रोका जा सके। और अगर दिव्यांग बच्चा पैदा भी होता है तो भी उसे समय से उसका पुनर्वास किया जाए, उसका हस्तक्षेप किया जा सके ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। फिर रिहेबिलिटेशन मेजर्स यानी कि पुनर्वास से संबंधित मुख्य
पुनर्वास से संबंधित जो उपाय हैं उस पे इसमें बात की गई है। देखा जाए तो रिहेबिलिटेशन मेजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप, यानी कि 3 अलग अलग समूहों में से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है फिजिकल रिहेबिलिटेशन यानी शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, उचित परामर्श और चिकित्सा और सहायक उपकरण का प्रावधान शामिल किया गया है। और दूसरा है एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन इंक्लूडेड वोकेशनल एंड इन इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन फॉर डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी, यानी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पुनर्वास और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास, ये 3 रिहेबिलिटेशन मेजर्स हैं। तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन स्टडीज, तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन स्टडीज में है अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन में शीघ्र पहचान और शीघ्र उसका हस्तक्षेप करना। इससे तात्पर्य है कि दिव्यांगता यानी बच्चे के जन्म के पहले ही दिव्यांगता की पहचान करना, उचित टीकाकरण करना, और अगर बच्चा दिव्यांग पैदा होता है तो समय रहते ही उसका हस्तक्षेप करना, जिससे वो उम्र के साथ साथ बच्चा नॉर्मल जीवन जीने लायक हो सके। तो इसमें इस पर मतलब आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो प्रदान किए जाने पे बात की गई, जैसे स्पीच थेरेपी हो गया, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हो गई, और अगर आईडी बच्चों की बात करें तो डेली लिविंग स्किल्स हो गया। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के संबंधित थेरेपी प्रदान की जा सके। फिर दूसरा है काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, यानी कि परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास। इसमें देखा जाए तो शारीरिक पुनर्वास के साथ साथ दिव्यांग व्यक्तियों को परामर्श की भी ज़रूरत होती है। उनके परिवार को भी उस बच्चे के प्रति उनकी क्षमता को मजबूत करना, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा आदि शामिल होते हैं, जिसमें मनोचिकित्सा हो गया, शैल चिकित्सा हो गया, हस्तक्षेप हो गया, विजन से संबंधित इवेल्युएशन हो गया, और स्पीच थेरेपी हो गई, और ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन हो गया। स्पेशल एजुकेशन है जो राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, या जो एनजीओ वगैरह हैं जिसमें माता पिता और विकलांग व्यक्तियों सहित गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से भागीदारी और सहभागिता से अपना कार्य करते हैं। फिर अगला है इसमें असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस यानी भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को देखा जाए तो टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से निर्मित मानक आधारित आधुनिक उपकरण खरीदने में भी सहायता करती है, जिससे दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सके और उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। फिर हम आगे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, यानी पुनर्वास पेशेवरों का विकास करना। तो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स की अगर हम बात करें तो इसका आकलन किया जाए, और जो डेवलपमेंट पॉलिसी हैं, जो प्लान है उसे तैयार किया जाए, ताकि पुनर्वास की रणनीतियों में कमी ना आए, उसे समय से पूरा किया जा सके। तो एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा। तो इसमें शिक्षा से लेकर के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बात की गई है। शिक्षा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा मतलब एक प्रभावी साधन है, माध्यम है। अगर हम संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 21A की बात करें तो जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है। अब जो RPWD 1995 1995 है, उसकी धारा 26 के अनुसार हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष तक के आयु के सभी दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 2001 के अनुसार अगर हम बात करें तो 51% विकलांग व्यक्ति मतलब अभी भी साक्षर नहीं है, वो जो शिक्षा से वंचित हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से खामी है। और समावेशी शिक्षा के माध्यम से अगर हम बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने की बात की गई है। ह्यूमन विद डिसेबिलिटी, यानी कि महिला दिव्यांग महिलाएं,
तो दिव्यांग महिलाओं की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी पुनर्वास के कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें देखा जाए तो विकलांग महिलाओं के लिए, दिव्यांग महिलाओं के लिए अल्प अवधि आवास गृह है, कामकाजी जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनके लिए छात्रावास है, वृद्ध जो विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं अपने बच्चों की देखभाल करने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तो सरकार द्वारा विकलांग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे वे अपने बच्चों का देखभाल कर सकें और सेवाओं का लाभ ले सकें। ऐसी मतलब ये सहायता अवधि देखा जाए तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। इस स्लाइड में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग बच्चों के बारे में बात की गई है। अगर दिव्यांग बच्चे को देखा जाए तो सबसे अधिक असुरक्षित समूह है जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार अगर गवर्नमेंट की बात करें तो मतलब विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है, जिसमें विकलांग और दिव्यांग बच्चों की देखभाल, केयर करने की बात, उनको प्रोटेक्शन की बात और उनकी सिक्योरिटी यानी उनकी सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने की बात की गई है। देखा जाए तो एक ऐसा सक्षम वातावरण का निर्माण करना जिसमें उन्हें उनके सम्मान और समानता के साथ उनके विकास को सुनिश्चित करना, जहां बच्चे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और विभिन्न कानूनों के अनुसार अपना समान अवसर और पूर्ण भागीदारी का पूर्ण लाभ ले सकें। तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट यानी कि एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना जहां कम से कम बाधा हो, यानी कि पूरी तरह बाधा रहित वातावरण हो, जिसमें घूमने फिरने से संबंधित हो, स्वतंत्र घूमना फिरना, कम्युनिकेशन करना, बेहतर शिक्षा ग्रहण करना, इस तरह का वातावरण का निर्माण किया जाए। फिर इशूज ऑफ डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट यानी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको जारी करने से संबंधित बात की गई है इस स्लाइड में। तो भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगता का मूल्यांकन और प्रमाणन की जो प्रक्रिया की बात हम करें तो ये इसके लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन को सरल और पारदर्शी अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाकर बिना किसी भी कठिनाई के कम से कम समय में उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल्स एरिया ऑफ इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप के कुछ एरियाज हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उस पर बात की गई है। तो प्रोग्राम ऑफ रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के कार्यक्रम, जिसमें मेडिकल, एजुकेशनल, सोशल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स विल बी डेवलप विद द असिस्टेंस ऑफ मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल and with the participation of persons with disabilities and their families, legal guardians and communities. Conversion to government programs will be ensured and the following specific measure will be taken. कहने का मतलब यहाँ ये है चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम, जिसमें मेडिकल और रिहेबिलिटेशन जो असिस्टेंट्स हैं वो उनके माध्यम से सहायता देना और दिव्यांग व्यक्तियों के उनके परिवारों को कानूनी जो अभिभावक हैं और जो समुदाय की जो यानी कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है उसको विकसित किया जा सके और जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभ प्राप्त हो सके। ह्यूमन स्टेट लेवल ऑफ प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास देखा जाए तो ये दीर्घकालिक विशिष्ट पुनर्वास यानी समग्र पुनर्वास सेवाओं प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सेंटर स्थापित किए जाएं और समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के देखभाल करने वाले जो केयर टेकर हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके एक प्रभावी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें शामिल किया जाए।
नेक्स्ट स्लाइड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास, जिसमें देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ नहीं समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन, इन सब के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी प्रशिक्षण स्पेशल एजुकेटर या प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें और उसके माध्यम से वे समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडल का निर्माण किया जाए। विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री, उच्च स्तरीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। विकलांग वयस्कों या वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए घर पर उनको शिक्षा देना, उनकी देखभाल करना आदि सेवाओं के लिए जो कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाए। आखिरी है इसमें इस स्लाइड में एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी पे बात की गई, जिसमें साइन लैंग्वेज, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन ACC यानी अदर मोड एज आ वर्बल मीडियम इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड। इस पे सांकेतिक भाषा और जो वैकल्पिक संचार है और अन्य तरीके, मतलब संचार के अन्य तरीकों को के माध्यम से देखा जाए तो उनको मानकीकृत किया जाए, उन्हें लोकप्रिय बनाया जाए, जिससे संचार की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। और स्कूल को देखा जाए तो मतलब कम दूरी पर ही हो, जिससे वैकल्पिक रूप से समुदाय, राज्य और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से शिक्षा की व्यवस्था को सहज सरल बनाया जा सके। स्कूल में अभिभावक यानी पेरेंट टीचर मीटिंग कराई जाए, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण हो सके, समस्या का समाधान हो सके और उन्हें परामर्श दिया जा सके कि वो एक बेहतर तरीके से अपने बच्चे को किस तरह से स्कूल से जोड़ सकते हैं और उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और अगला फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं, सीखने में कमज़ोर व्यक्ति हैं या लर्निंग अधिगम में कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन जो सेंटर हैं उसमें शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है। थैंक यू।